Should I fall in love? Look what it made me become. I let you get too close, just to wake up alone. And I know you think you can run, scared to believe I'm the one. I can't let you go. I let the world. तो ये पूरा डेडलिफ्ट स्लैश पुल डे एक वॉइस ओवर होने वाला है। बिलीव मी, मेरा वॉइस ओवर करने का प्लान नहीं था। ट्रेडिशनली आइडिया ये था कि जिम के टाइम जैसे नॉर्मली रिकॉर्ड करते हैं कैमरा में बात करते करते, वैसे ही रिकॉर्ड करेंगे। पर ये पहली बार है कि शाम के 7 बजे ट्रेन करने जा रहे हैं और ये प्रॉपर जिम का पीक रश आ रहा है। और आइडिया तो ये था कि शूट कर लेंगे इस कैमरा में बात करते करते, पर उस टाइम शूट करते वक्त हो नहीं पाया। मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि 4 लोग के बीच में कैमरा लेके बात कर पाए और अपना फुल डे भी साथ में कर पाए। तो डेडलिफ्ट करते वक्त ही रियलाइज़ हो गया कि पूरा वर्कआउट एक वॉइस ओवर रखेंगे और मेरे साथ एक भैया भी ट्रेन करते हैं, तो हम दोनों लोग पूरा वर्कआउट दिखाएंगे फुल डे का। उससे और मतलब अच्छे से बता पाएंगे कि अपने फुल डे के दिन प्रॉपरली करते क्या है। सारे टिप्स और टेक्निक यूज़ जो भी अपने फुल डे के दिन इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अब यहाँ पे मेरा दूसरा वार्म अप सेट है। पहला वार्म अप सेट था 1 प्लेट से, अभी दूसरा वार्म अप सेट है 2 प्लेट के साथ। तो गोल यहाँ पे ये है कि दोनों लोग अपने अपने टॉप सेट तक वार्म अप करेंगे। मेरा आज का टॉप सेट था 200 केजी से 5 रैप और भैया का टॉप सेट था 170 से 3 रैप। तो पहले 25 से था, अब 50 से किए और अब ये 70 केजीज़ के साथ है। ये मेरा शायद थर्ड वार्म अप सेट है। इसके बाद एक लास्ट वार्म अप सेट करेंगे 80 से। उसके बाद फिर डायरेक्ट 200 अटेम्प्ट करेंगे 5 रेप्स के लिए। और भैया का ये लास्ट वार्म अप सेट है क्योंकि इनका आज टॉप सेट 170 केजी है, तो ये लास्ट वार्म अप सेट है 160 केजी से, इसलिए एक ही रेप करेंगे क्योंकि गोल वही रहता है एनर्जी वेस्ट नहीं करना अपने वार्म अप सेट्स में। तो ये एक रेप करेंगे, उसके बाद अपना डायरेक्ट 5 रेप मैक्स अटेम्प्ट करेंगे 170 केजी पे। अब ये मेरा लास्ट वार्म अप सेट है 180 केजी से, इससे हम भी एक ही रेप कर रहे हैं क्योंकि इसके बाद अब 200 से 5 रेप मैक्स करना था, जो हुआ बहुत ईजिली। मतलब मेरा ऑल टाइम बेस्ट है 200 से 5 करना और आसानी से हो भी गया था, पर अनफॉर्चुनेटली उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो उसके बाद अब ये भैया का 5 रेप मैक्स है जो 170 केजी से, इनको भी 5 करना था और ये अराउंड 3 किए थे शायद। हाँ, 3 किए थे क्योंकि तीसरे रेप में फॉर्म का ब्रेकडाउन था, तो 3 करके ही छोड़ दिए थे। और आप लोग को भी ऐसे ही करना चाहिए। जितने भी ये हैवी कंपाउंड लिफ्ट्स होते हैं ना, स्क्वाट, बेंच, डेडलिफ्ट स्पेशली, इसमें आपको एकदम ज़ीरो आरआर पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन सब लिफ्ट्स में ज़ीरो ज़ीरो आरआर तक जाना या फेलियर तक जाने पर फॉर्म का ब्रेकडाउन होता है। और वो जो फॉर्म का ब्रेकडाउन है ना, उससे इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, खासकर इस तरह के एक्सरसाइज पे, डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच में। तो अब अपना बाकी के 2 वर्किंग सेट्स जो थे 180 केजी से 6 के 2 सेट, वो करना शुरू करते हैं। ये पहला सेट है 180 का, इस पे 6 रैप निकालना था। ये भी बहुत ईजिली हुआ। आपके लिए मेरे तो डेडलिफ्ट्स ख़त्म करके यहाँ पे पहला बैक एक्सरसाइज शुरू होता है, लैट पुल डाउन्स, और वो भी वाइड ग्रिप लैट पुल डाउन्स। जनरली अगर आप लैट पुल डाउन्स कर रहे हैं ना, तो आप ट्राई कीजिए कि आपका वाइड ग्रिप रहे, जितना मतलब वाइड आप कंफर्टेबली पकड़ सकते हैं उतना वाइड हो, क्योंकि लैट्स का प्राइमरी 2 जॉइंट फंक्शन होता है, एक शोल्डर एडक्शन और दूसरा शोल्डर एक्सटेंशन। तो जितने भी रोइंग मूवमेंट्स है ना, जिसमें आप अपने हाथ को सामने से पीछे लाते हैं, उन सब में शोल्डर एक्सटेंशन ट्रेन हो जाता है। तो आपको लैट पुल डाउन को भी एक शोल्डर एक्सटेंशन की एक्सरसाइज बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको एक प्रॉपर शोल्डर एडक्शन की एक्सरसाइज रहने दीजिए, क्योंकि शोल्डर एडक्शन लैट पुल डाउन के सिवा रेयरली किसी और एक्सरसाइज में ट्रेन होता है जो लोग करते हैं इंडिया में।
शोल्डर एक्सटेंशन का दो ही अच्छा एक्सरसाइज है जो इंडिया में जनरली लोग करते हैं, वो एक लैट पुल डाउन और दूसरा पुल अप्स। तो जब ये एक शोल्डर एडक्शन की एक्सरसाइज है तो उसको पूरा ट्राई कीजिए कि ये सिर्फ शोल्डर एडक्शन की ही एक्सरसाइज रहे, शोल्डर एक्सटेंशन की एक्सरसाइज ना बने। बाकी शोल्डर एक्सटेंशन को आप किसी भी अपने रोइंग मूवमेंट में ट्रेन कीजिए। तो एक रोइंग मूवमेंट शोल्डर एक्सटेंशन को ट्रेन करने के लिए और एक वर्टिकल पुल शोल्डर एडक्शन को ट्रेन करने के लिए, इन दोनों मूवमेंट्स को ट्राई कीजिए। दोनों मूवमेंट्स कभी ओवरलैप ना करे किसी एक्सरसाइज में, दोनों के लिए एक एक मूवमेंट रखिए और दोनों में टाइम के साथ स्ट्रांग होते जाइए। ऐसे आपके दोनों लैट्स के मूवमेंट अच्छे से ट्रेन होंगे और एक प्रॉपर कंप्लीट बैक बनेगा। बहुत लोग एक लैट पुल डाउन में ग्रिप को पास रख के इस एक्सरसाइज को भी शोल्डर एक्सटेंशन बना देते हैं। तो होता उससे ये है कि ये एक्सरसाइज भी शोल्डर एक्सटेंशन में आती है और फिर जब आप कोई रोइंग मूवमेंट करते हैं तो वो भी एक शोल्डर एक्सटेंशन की एक्सरसाइज आती है। और जो शोल्डर एडक्शन वाला मूवमेंट है जिसमें हमारे लोअर लैट्स ट्रेन होते हैं वो बचा रह जाता है। तो इस एक्सरसाइज को प्राइमली एक शोल्डर एडक्शन ही रहने दीजिए। और इस एक्सरसाइज में एक और टिप, इसमें आप जितना अपना बैक स्ट्रेट रख सकते हैं ना उतना स्ट्रेट रखने का ट्राई कीजिए और फिक्स्ड रखने का ट्राई कीजिए। जैसे थोड़ा सा 5 से 10 डिग्री का एंगल चलता है, पर एक बार आप जहां आप उस एंगल पे आ गए तो ट्राई कीजिए पूरे मूवमेंट के टाइम वो एंगल चेंज ना हो और खासकर बढ़े तो बिल्कुल ना, क्योंकि ये एक वर्टिकल पुल है तो इसको एक वर्टिकल पुल ही रहने दीजिए। लोग इसमें बहुत ज़्यादा पीछे स्विंग होके इसको एक मतलब हॉरिजॉन्टल पुल बनाते हैं, रोइंग मूवमेंट बनाते हैं। तो उससे होता यही है कि ये एक्सरसाइज है एडक्शन की पर लोग इसको एक्सटेंशन की एक्सरसाइज बना देते हैं। जैसे जैसे यहाँ पे भैया कर रहे हैं, इनका बैक ऑलमोस्ट सीधा ही है, तो ये एक रोइंग मूवमेंट नहीं बन रहा। जहाँ पे आपको रो करना है आप वहाँ पे रो कीजिए। लैट पुल डाउन को रो बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लोग लैट पुल डाउन में एक्सेसिव लीन हमेशा ज़्यादा वेट उठाने के लिए करते हैं। जब आपका बैक ऐसे स्टिफ रहता है जैसा मेरा भी है, तो आप पूरा वेट अपने लैट से ही उठा रहे होते हैं। पर लोग लीन होके बॉडी वेट को एज अ लेवरेज यूज करते हैं ज़्यादा वेट उठाने के लिए। बाय द वे अभी मेरे लिए सब एक्सप्लेन करना वॉइस ओवर पे थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, पर अगली बार ट्राई करेंगे कि अगला पोल जब भी करते हैं तो लाइव उसी समय बताएंगे कि कौन सी एक्सरसाइज से कौन सा मूवमेंट होता है और सारी चीज़ें जो अभी वॉइस ओवर में एक्सप्लेन कर रहे हैं वो सब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। होपफुली अगली बार जब पुल करेंगे तो पूरा सेशन बोलते बोलते ही रिकॉर्ड करेंगे, तो ऐसे वॉइस ओवर करना नहीं पड़ेगा। तो अब लैट पुल डाउन के बाद रोइंग मूवमेंट पे आते हैं। यहाँ पर भी ये पहला सेट एक वार्म अप सेट रहता है। जैसे हर एक्सरसाइज में कोई सी भी एक्सरसाइज हो, कोई सा भी मसल ग्रुप हो, सब में वार्म अप सेट एक शुरुआत में 1-2 सेट वार्म अप करते हैं। हर एक्सरसाइज में वार्म अप सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट होता है अपने लेग डे वाले वीडियो में बताए थे। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो देखे नहीं है तो आप उसमें देख सकते हैं। तो बेसिकली आइडिया ये होता है कि कोई सा भी मूवमेंट परफॉर्म करने से पहले, कोई सा भी एक्सरसाइज परफॉर्म करने से पहले, उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन की जरूरत है उसको वार्म अप किया जाता है। तो भले ही कोई सा भी एक्सरसाइज हो, भले ही लैट्स मेरे अभी यूज हो चुके हैं लैट पुल डाउन में, पर तो भी इस एक्सरसाइज में एक सेट वार्म अप का किए मेरे लैट्स को रिविजन हो जाए कि ये मूवमेंट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद ये पहला वर्किंग सेट है, अराउंड 6 रेप्स हुआ था 65 kg से। इस मूवमेंट में भी ट्राई किया जाता है लैट पुल डाउन की तरह कि अपने एल्बोज को अपने हिप जॉइंट की तरफ टक करने का। लैट्स का काम ही है कि आपके एल्बो को हिप में टक करना। ये 2 प्लेन में होता है। लैट पुल डाउन में ये हाथ ऊपर से नीचे आता है और इसमें हाथ सामने से पीछे आता है। दोनों केसेस में लैट्स का काम यही होता है कि आपके एल्बोज को आपके हिप जॉइंट में टक करना। तो इस एक्सरसाइज में भी करते वक्त यही सोचा जाता है कि अपने एल्बोज को हिप जॉइंट के पास टक करने का ट्राई किया जाता है। अब ये हॉरिजॉन्टल पुल कंप्लीट करने के बाद एक बाइसेप का एक्सरसाइज बीच में ऐड करते हैं। माइंड की अभी मेरा बैक का ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, एक और बैक की एक्सरसाइज बाकी है। तो बीच में एक बाइसेप का एक्सरसाइज ऐड करते हैं ताकि बैक को थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए और फिर उस फाइनल बैक की एक्सरसाइज को करते हैं। बाइसेप की एक्सरसाइज में आप कोई सा भी 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको करना अच्छा लगता हो, क्योंकि बाइसेप का एक ही काम होता है एल्बो फ्लेक्शन, और बाइसेप के सारे एक्सरसाइजेस में एल्बो फ्लेक्शन ही होता है। तो आप कोई से भी 2 एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं और उस पर स्ट्रांग होने पे फोकस कर सकते हैं। बस ट्राई ये कीजिएगा कि आपका जो एक्सरसाइज सिलेक्शन है उसमें एटलीस्ट एक एक्सरसाइज यूनिलैटरल रहे, जिसमें आपके दोनों बाइसेप्स इंडिविजुअली ट्रेन हो ताकि इम्बैलेंस ना बने, और दोनों एक्सरसाइज में से एटलीस्ट एक एक्सरसाइज ऐसा हो जिसमें आपका एल्बो फिक्स्ड रहे, एल्बो स्टेबल रहे। जैसे कोई पिक्चर कल में जहाँ पे आपका एल्बो फिक्स्ड रहता है ताकि आप मोमेंटम यूज ना कर पाए।
क्योंकि ज़्यादातर एल्बो फ्लेक्शन की एक्सरसाइजेस जो बाइसेप की एक्सरसाइज होते हैं उसमें परफॉर्म करते वक्त एल्बो हिलता है और सारे प्रीचर कर्ल्स में एल्बो फिक्स्ड रहता है। तो इसमें क्योंकि स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है तो मोटर यूनिट रिक्रूटमेंट बाइसेप का बढ़ जाता है। तो एटलीस्ट एक एक्सरसाइज ऐसी रहे जिसमें आपका एल्बो फिक्स्ड रहे। बाकी दूसरी एक्सरसाइज फ्री वेट रहेगी तो भी चलेगा। बाकी आप कोई से भी 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं जो आपको करना पसंद हो। मेरे लिए एक सीट सपोर्टेड प्रीचर कर्ल रहता है और सेकंड एक्सरसाइज एक फ्री केबल बाइसेप कर्ल। ये दोनों मुझे करना पसंद है इसलिए मैं करता हूँ। आप कोई से भी 2 एक्सरसाइज कर सकते हैं। यूनिलैटरल एक्सरसाइज में एक और चीज ध्यान देने वाली है कि एक हाथ करके यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं दूसरा हाथ करने से पहले। बहुत लोग क्या करते हैं सारे यूनिलैटरल एक्सरसाइज में जो सा भी आर्म ट्रेन कर रहे होते हैं, ट्रेन करते ही डायरेक्ट दूसरे आर्म को ट्रेन करते हैं। आपको लगता है कि आपका एक हाथ तो रेस्ट कर ही रहा था तो उसको डायरेक्ट करने से कोई नुकसान नहीं है, पर ऐसा नहीं है। भले ही आपका एक हाथ रेस्ट कर रहा था पर आपका सीएनएस इन्वॉल्वमेंट आपके पहले हाथ में यूज होने की वजह से वो तो फटीग्ड है, आपका सीएनएस तो फटीग्ड है। आप एनर्जी तो यूज कर रहे थे उस हाथ से एक्सरसाइज करने की वजह से, तो आप उसको भी रीसेट होने का टाइम देने के लिए दूसरे हाथ करने से पहले थोड़ा सा रेस्ट लेते ताकि जो सीएनएस से फटीग बिल्डअप हुआ है वो रिवर्ट हो जाए। और बहुत लोग को लगता है कि बाइसेप को लेंथ पोजीशन में ट्रेन करने की वजह से, फुल स्ट्रेच करने की वजह से उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बाइसेप टियर का चांसेस बढ़ जाता है। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये टियर, बाइसेप टियर या किसी भी तरीके का इंजरी नए रेंज ऑफ मोशन में जाने से पड़ता है। मान लीजिए आप कभी बाइसेप को लेंथ या फुल स्ट्रेच कभी ट्रेन किए नहीं और एक दिन अचानक से हैवी वेट पे उस पोजीशन में चले गए, उस रेंज ऑफ मोशन में चले गए जिसमें नॉर्मली आप ट्रेन करते नहीं, तब इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, अपना पूरा बाइसेप 180 डिग्री तक खोल रहे हैं और ऐसी ट्रेन ही करते हैं तो मेरा स्ट्रेंथ इसी 180 डिग्री पे ही बनेगा, तो मेरा कोई इंजरी का चांस नहीं है। तो वो लोग जो लोग अपना बाइसेप कर्ल करते वक्त या कोई सा भी बाइसेप का एक्सरसाइज करते वक्त अपना पूरा हाथ खोलते नहीं है और वेट में प्रोग्रेस करते जाते हैं, तो एक तो जब किसी दिन वो गलती से उस फुल रेंज ऑफ मोशन में चले आते हैं जहाँ पे वो पहले ट्रेन नहीं करते थे, तब बाइसेप टियर के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप रेगुलरली जिस रेंज ऑफ मोशन पे ट्रेन करते हैं उसी रेंज ऑफ मोशन पे ही ट्रेन करेंगे तो आपका इंजरी कभी नहीं होगा। सारे यूनिलैटरल एक्सरसाइज की तरह इसमें भी जो आर्म पहले वीक है उससे पहले ट्रेन करते हैं और फिर अपने स्ट्रॉन्ग आर्म से ट्रेन करते हैं। तो बाइसेप्स के केस में मेरा लेफ्ट बाइसेप ज़्यादा वीक है तो पहले उससे ट्रेन कर लिए। ये शायद मेरा आखिरी सेट था, इसमें 9 हुआ था। अब दूसरे हाथ से भी सिर्फ 9 ही करते हैं। जो मेरा स्ट्रॉन्ग आर्म है राइट हैंड से, उससे भी सिर्फ 9 ही करते हैं। तो फाइनल सेट में 9 हुआ था। अब इसके बाद ये बैक की फाइनल एक्सरसाइज करते हैं। बहुत लोगों के लिए ये नई एक्सरसाइज होगी। बेसिकली इसको एक कैल्सो श्रग कहते हैं। ये ट्रैप्स की एक्सरसाइज होती है पर नॉर्मल वर्टिकल स्ट्रक्स से अलग, मतलब ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्स रहता है। तो इसमें आपका सिर्फ स्कैपुला आगे पीछे होता है, बाकी का पूरा बैक और बाइसेप स्टिफ रहता है। ये एक मिड बैक और ट्रैप्स की एक्सरसाइज है। इसको वर्टिकल स्ट्रक्स से रिप्लेस किया क्योंकि ये ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज है। वर्टिकल स्ट्रक्स में सिर्फ आपके अपर ट्रैप्स ट्रेन होते हैं जो आपके शोल्डर के बगल में होते हैं। शोल्डर और गर्दन के बीच में जो ट्रैप का एरिया है ना, वो सिर्फ ट्रेन होता है। बहुत लोगों को लगता है सिर्फ वही ट्रैप होता है, पर नहीं, ट्रैप डायमंड शेप का होता है, वो आपके पूरे मिड बैक तक पूरे कनेक्ट होता है। इसलिए कैल्सो श्रग एक ज़्यादा बेटर एक्सरसाइज है वर्टिकल स्ट्रक्स से। तो ये रिसेंटली स्टार्ट किया है। अपनी पूरे 2 साल के ट्रेनिंग में सिर्फ वर्टिकल स्ट्रक्स ही किया है। कैल्सो श्रग अभी रिसेंटली 1 महीने पहले स्टार्ट किया है और बहुत इंप्रूवमेंट है। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, पूरे ट्रैप्स में फील होती है। बाकी इसका जो प्रोग्रेस है बैक में कैसा इम्पैक्ट पड़ता है वो तो 3-4 महीने बाद ही पता चलेगा, पर फिलहाल तो वर्टिकल स्ट्रक्स को इससे रिप्लेस करके बेनिफिट ही हो रहा है। अब क्योंकि इसमें नॉर्मल रोइंग से रेंज ऑफ मोशन कम रहता है तो अब इसमें ज़्यादा वेट यूज़ कर सकते हैं अपने रोइंग एक्सरसाइज से। तो ये बहुत हैवी रखते हैं और क्योंकि हैवी रहता है तो अब इसमें आपको 100% स्ट्रैप्स यूज़ करना पड़ेगा और पूरा हाथ फिक्स रहता है, एल्बो जॉइंट फिक्स रहता है और सिर्फ स्कैपुला आगे पीछे होता है। तो स्कैपुला को अपने पूरे स्ट्रेच करते हैं, उसको वापस दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने का ट्राई करते हैं।
तो ये फाइनल बैक का एक्सरसाइज रहता है। इसके बाद एक और बाइसेप कर्ल करते हैं। बाइसेप कर्ल जैसा वीडियो में पहले बताया कि आप बाइसेप्स के लिए कोई सा भी 2 कर्ल चूज कर सकते हैं जो आपको करना पसंद है और उसी में स्ट्रांग होने पे फोकस करना होता है। और ये पुल डे की लास्ट एक्सरसाइज है। तो टोटल पुल डे में 1 डेडलिफ्ट, फिर 3 बैक की एक्सरसाइज और 2 बाइसेप्स की एक्सरसाइज। ये पूरा पुल डे जैसा वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे, ऐसे वॉइस ओवर करने का प्लान नहीं था। प्लान ये था कि हम हर चीज़ एक्सप्लेन करेंगे जैसे अपनी नॉर्मल वीडियोस में करते हैं। पर जिम में क्योंकि बहुत भीड़ था और मेरे पास इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम रिकॉर्ड करें बात करते हुए, तो ये वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, ये इम्प्रोवाइज है। अगली बार ट्राई करेंगे कि पुल डे के दिन हर चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन करें उसी समय जिस टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पर ये वीडियो भी अच्छा टर्न आउट हुआ, मतलब हर चीज़ हम एक्सप्लेन किए हैं कि हम पूरे पुल डे में अपने करते क्या हैं। बाकी हर सेट्स और रेप्स जो मेरा पुल डे का रहता है, मतलब पूरा वर्कआउट रूटीन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं। बाकी दिस इज़ इट। ये मेरा लास्ट वीडियो है न्यू ईयर से पहले। इसके बाद अब अगला वीडियो न्यू ईयर के बाद आएगा। अगर आप लोग ये वीडियो न्यू ईयर के टाइम देख रहे हैं तो हैप्पी न्यू ईयर। और 2025 ऑलमोस्ट एवरेज ही गया। तो 2026 में हमको बहुत सारे गोल्स अकम्प्लिश करना है। अभी फ़िलहाल मेरा बॉडी वेट 70-71 है और इस साल के एंड तक मुझे 76-75 के अराउंड रहना है सेम बॉडी फैट परसेंटेज पे। तो इस साल बहुत कुछ अचीव करना है। तो या दिस इज़ इट। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला या वीडियो ये ज़रा से भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।